चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपका है कि ओजोन है ऑक्सीजन का ऑप्शन ए में यौगिक, बी में अपरूप, सी में मिश्रण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन का संकेत आपको मालूम होना चाहिए कि ओजोन का संकेत जो आपका होता है वो 3 होता है। और यह देखिए आपका एक ऑक्सीजन का अपरूप है, यौगिक नहीं बल्कि अपरूप है। ओजोन जो आपका है ऑक्सीजन का अपरूप है, यानी कि बी जो आपका मेरा सही आंसर है, बी में अपरूप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भूरे कोयले में कार्बन की मात्रा होती है ऑप्शन ए में 38%, बी में 25%, सी में 19% और डी में 15%। तो इसका सही आंसर जो आपका है ऑप्शन बी यानी कि 25%। भूरे कोयले में कार्बन की मात्रा 25% होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि ऑप्शन ए में लोहे के छोटे घन बनाकर सरल है, बी में छोटे खंड मजबूत होते हैं, सी में इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है, डी में लोहे की बचत होती है। तो पहले आपको समझना होगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि दो रेल की पटरियां के बीच जहां जॉइंटिंग होती है वहां पर स्पेस छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है? इसलिए छोड़ी जाती है कि गर्मियों के दिनों में लोहे रेखीय प्रसार के लिए स्थान मिल सके। यदि रेखीय प्रसार के लिए स्थान नहीं मिलेगा तो एक दूसरे पटरियां ओवरलैप हो जाएगी, जिससे कारण ट्रेन को क्रैश करने की संभावना हो जाएगी। इसलिए लोहे की ट्रेन की जो पटरियां होती हैं दो पटरियों के बीच खाली स्थान इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल सके, यानी कि मेरा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है ऑप्शन ए में उनकी मात्रा पर, बी में उनका आयतन पर, सी में उनके तापांतर पर और डी में उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यानी कि उनके तापांतर पर। दो वस्तुएं जब रहेगा उनके बीच के जो ऊष्मा का प्रवाह होगा वह उनके तापांतर पर निर्भर करेगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज किसने की? आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज किसने की? पहले इसका आपको सूत्र जानना होगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के सूत्र होता है H2O2। तो इसका खोज जो आपका है H2O2 का जो खोज है वो आपका थाइनार्ड ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही जवाब है, थाइनार्ड। और इसका सूत्र पूछेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का तो H2 और O2 क्या होता है? H2O2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि डायनामाइट का आविष्कारक किसने किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कारक किसने किया था? ऑप्शन ए में आपका क्या बैकलर ने, बी में न्यूटन, सी में थॉमसन और डी में क्या है अल्फ्रेड नोबेल ने। तो इसका सही आंसर जो आपका है ऑप्शन डी यानी कि अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी की केंद्र का तापमान है लगभग, पृथ्वी का केंद्र का तापमान ऑप्शन ए में 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में 6000, सी में 10,000 और डी में 15,000। इसका सही आंसर जो आपका है ऑप्शन बी यानी कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का जो केंद्र का तापमान होता है वो आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य का केंद्र का ताप और पृथ्वी का केंद्र का ताप है वो आपस में बराबर है, क्योंकि सूर्य का जो ताप भी होता है केंद्र का ताप वो भी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और पृथ्वी के केंद्र का ताप भी आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि मेरा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक विशेष ऊंचाई से एक रबर गेंद का गिराना इसका उदाहरण है। ऑप्शन जरा पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में एक समान त्वरण का, बी में एक समान मंदन, सी में एक समान चाल और डी में असमान चाल। तो इसका सही आंसर जो आपका है ऑप्शन ए यानी कि एक समान त्वरण। किसी भी विशेष ऊंचाई से कोई भी गेंद गिराइए उसका जो गिरने का उदाहरण होगा उसका जो गति वह एक समान त्वरण होगा, यानी कि ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है जो कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करे धातु और कौन सी धातु है? ऑप्शन ए में पारा, बी में तांबा, सी में एल्युमिनियम, डी में चांदी। तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी यानी कि चांदी। और चांदी के बाद आपका आता है तांबा, तांबा के बाद आपका एल्युमिनियम, उसके बाद फिर लोहा और सबसे ज़्यादा एकदम न्यूनतम बोलेगा तो चांदी। चलिए नेक्स्ट
अगला 10 नंबर प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, करें वस्तु का अधिकतम भार है, वस्तु का अधिकतम भार कहाँ पर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में पृथ्वी के केंद्र पर, बी में पृथ्वी के अंदर, सी में पृथ्वी के पृष्ठ यानी पृथ्वी के जो सतह है उस पर, और डी में पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर यानी सतह के ऊपर। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी मेरा पृथ्वी के पृष्ठ पर वस्तु का अधिकतम भार होता है। अब वस्तु का शून्य कहाँ होता है, भार कहाँ शून्य हो जाता है? तो उसके केंद्र पर। क्यों होता है उसके केंद्र पर शून्य? क्योंकि आप जानते हैं कि मास को यदि हम द्रव्यमान को यदि शून्य कर देते हैं तो हमारा क्या गुरुत्वीय त्वरण भी शून्य हो जाएगा, इसलिए मेरा भार भी आपका शून्य हो जाएगा। ये रिलेशन करके आपको निकालना है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। कर एक पानी के एक गिलास में बर्फ का एक घन तैर रहा है, जब वो पिघल जाएगी, कौन पिघलेगी? बर्फ। तब पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगा? अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई एक गिलास है, इसमें पानी पहले से ही भरा हुआ है और इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, पहले इस प्रश्न को समझिएगा। इसके ऊपर एक बर्फ़ का घन तैर रहा है, तो जब यह बर्फ़ का घन पूरी तरह से पिघल जाएगा तो ये गिलास में जो पानी होगा उस पानी में क्या परिवर्तन होगा? क्या उस पानी बढ़ जाएगा, या फिर तो पानी बढ़ के गिरने लगेगा, या फिर तो वही रहेगा, या फिर तो इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा कि इसका सही जो आंसर आपका होगा वही रहेगा। यानी कि समझिएगा, जब बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही पानी का लेयर बढ़ेगा और ना ही पानी बाहर गिरेगा। या आप यह खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक आप बीकर कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें आप पानी भर दीजिए और उसके ऊपर एक बर्फ़ का टुकड़ा को तैरने दीजिए, और जब बर्फ़ का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल जाएगा तो देखिएगा उस पानी के लेयर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो वही रहेगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि नदियों में पानी बहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल जिम्मेदार होता है? तो नदी में जब पानी बहता है तो उसमें से कौन सा बल जिम्मेदार होता है? तो वह घर्षण बल जिम्मेदार होता है, यानी कि ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन एसिड में हाइड्रोजन विस्थापन करके लवण बनाता है? इसका सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि एसएन। हाइड्रोजन विस्थापन करके क्या बनाता है? तो एसएन जो आपका है हाइड्रोजन को विस्थापन करके आपका लवण का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा द्रव अधातु है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धातु नहीं बल्कि अधातु। तो ऑप्शन ए में पारा। पारा तो धातु है लेकिन यह भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन बी में आयोडीन, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो आपका है वह द्रव अधातु है, यानी कि ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि हम पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल IIT से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए तो 15 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे थे। 15वां नंबर में क्या है कि निम्न में से कौन जल और वायु के संपर्क में विस्फोट के साथ जलता है? ऑप्शन ए में सोडियम, बी में कैल्शियम, डी में मैग्नीशियम और डी में आपका क्या है? जिंक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन यानी कि सोडियम। सोडियम जो आपका है वह जल के संपर्क में हो या वायु के संपर्क में आपका विस्फोट के साथ जलता है। यूट्यूब वगैरह पर आपका इसका प्रैक्टिकल का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि सोडियम विस्फोट के साथ जलता है तो यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए आप इस सोडियम के बारे में और देखिए कि पानी में जैसे ही सोडियम को डालेगा आपका कुछ देर के बाद विस्फोट के साथ वह जलने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कि ब्लैक होल है। ऑप्शन ए में वातावरण की ओजोन परत में छिद्र, बी में पृथ्वी के केंद्र में छिद्र, सी में अंतरिक्ष में मिलने वाला उच्च घनत्व का पदार्थ और डी में क्षोभ मंडल में छिद्र। तो ब्लैक होल का मतलब आपका होता है कि ओजोन परत में छिद्र, और ओजोन परत में छिद्र के मतलब समझिएगा कि ओजोन परत में छिद्र यानी कि आर पार छिद्र नहीं, बल्कि छिद्र के मतलब यह हुआ कि ओजोन परत को लेयर को कम होना ही ओजोन परत का छिद्र कहलाता है। तो इसका मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि वातावरण की ओजोन परत में छिद्र। हम क्या बताएं, छिद्र के मतलब यह नहीं कि आर पार, छिद्र के मतलब ओजोन परत को लेयर में आपका कमी आना, यानी कि ओजोन परत को लेयर को पतला होना ही ओजोन परत का छिद्र कहलाता है। तो ब्लैक होल का मतलब समझिएगा ओजोन परत में छिद्र। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका कि प्रथम परमाणु मॉडल निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन ए में रदरफोर्ड, बी में जे थॉमसन, सी में बोर और डी में मैक्सवेल। तो इसका सही जो आंसर आपका है ऑप्शन बी यानी कि जे थॉमसन में दिए थे। प्रथम परमाणु मॉडल के बारे में जे थॉमसन ने ही दिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि भर्जन का मुख्य कार्य है क्या है? भर्जन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए में बाष्पीकृत पदार्थों को हटाना, बी में ऑक्सीकरण, सी में अपचयन और डी में धातु मल बनाना। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी कि बाष्पीकृत पदार्थों को हटाना ही भर्जन का मुख्य कार्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक कण जो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है तो उसका पथ होगा। कोई कण है वह चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है तो उसका जो पथ होगा वह कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा, एक दीर्घवृत्त होगा, या फिर तो एक वृत्त, या फिर तो एक कुंडली होगा। तो इसका सही जो आंसर है आपका वो आंसर सी यानी कि एक वृत्त होगा। उसका जो पथ होगा वह लंबवत गति करने का जो पथ होगा वह एक वृत्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक ही दाब और ताप पर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, किसमें होगी? ऑप्शन ए में नाइट्रोजन में, बी में ऑक्सीजन में, सी में कार्बन डाइऑक्साइड में और डी में हाइड्रोजन में। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन डी यानी कि हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, जब कहेगा एक ही दाब और ताप दोनों माने कि एक ही है, कांस्टेंट है, तो उसमें ध्वनि का चाल जो अधिक होगा वह हाइड्रोजन में सबसे अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक स्टील की सुई को जल पर इसके कारण तैराया जा सकता है। ऑप्शन ए में आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी में ससंजन, सी में जो है असंजन और डी में पृष्ठ तनाव। तो इसका सही जो आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ही एक स्टील को सुई को जल के ऊपर तैराया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है। एक दूर पर स्थित दो उत्तल लेंसों को एक दूसरे के स्पर्श में लाया जाता है, संयोजन की फोकस शक्ति होगी। कह रहा है कि एक दूर स्थित दो उत्तल लेंस है, ठीक, उन दोनों लेंसों को एक दूसरे के स्पर्श में लाया जाता है तो उसको संयोजन की फोकस शक्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी या फिर तो घट जाएगी या फिर तो वही रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन यानी कि बढ़ जाएगी। जब दो उत्तल लेंस को किसी दूर स्थित बिंदु पर है, दोनों को जब करीब लाएंगे तो ये दोनों का जो आपका फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी होगी वो आपका बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका कि जल में वायु का गोलीय बुलबुला इस प्रकार कार्य करता है। ऑप्शन ए में अवतल लेंस की तरह, बी में उत्तल लेंस की तरह, सी में समतल अवतल लेंस की तरह, डी में समतल कांच की तरह। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन यानी कि अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। वायु का बुलबुला जल में वायु का बुलबुला आपका जो है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि हाइड्रोजन बम में प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया। ऑप्शन ए में संलयन, बी में विखंडन, सी में आयनीकरण, डी में विद्युत संश्लेषण। तो हाइड्रोजन बम में जो आपका है जो प्रक्रिया लाई गई है वो आपका संलयन है और परमाणु बम में आपका विखंडन। परमाणु बम पूछेगा तो विखंडन और हाइड्रोजन बम पूछेगा तो संलयन। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपका आज का लास्ट प्रश्न है, कह कि एक नाभिकीय रिएक्टर में इसका संरक्षण होता है, किसका? ऑप्शन ए में केवल द्रव्यमान का, बी में केवल ऊर्जा का, सी में संवेग और ऊर्जा का, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो आपका है ऑप्शन सी यानी कि संवेग और ऊर्जा दोनों का होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में जो संरक्षण होता है वह संवेग और ऊर्जा दोनों का होता है। तो धन्यवाद। इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।